भारत की संस्कृति और सभ्यता एक ऐसे विशाल समुद्र की तरह है जिसका एक लोटा जल करीब करीब हर देश ने पिया है। दुनिया की कई भाषाएं संस्कृत की गंगा से ही निकलती हैं। हमारे दिए जीरो के बल पर ही पश्चिमी देश हीरो बनने का दावा करते हैं। सुश्रुत की सर्जरी से ही दुनिया ने अंग्रेजी वाली सर्जरी के बारे में जाना। हमारे योग को ही दुनिया ने अंग्रेजी में योगा कहकर पुकारा। उत्तर भारत के मखानों ने ही पश्चिमी देशों में पॉपकॉर्न को रिप्लेस किया। और ऐसे तमाम सबूत हकीकत के दस्तावेजों में मौजूद हैं जिन्हें खोलकर पढ़ने भर से ही आपके अंदर गौरव का संचार हो सकता है। इसे ही भारत की सॉफ्ट पावर कहा जाता है। और भारत की इसी सॉफ्ट पावर की एक ब्रांच, जिसे आप इकोनॉमिक ब्रांच भी कह सकते हैं, इसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी हंगामा हुआ होगा। दरअसल ये भारत के आर्थिक पुनर्जन्म की कहानी है, जिसे आप करेंसी वाली क्रांति भी कह सकते हैं। कहते हैं कि इश्क में एक आशिक अपनी प्रेमिका से एक वादा जरूर करता है, और वो वादा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। अब आप कहेंगे कि कहने सुनने के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। पर भारत कहता है कि प्रैक्टिकल है, राष्ट्र प्रेम में प्रैक्टिकल है। हमारा इसरो हिंदुस्तान की धरती पर चांद का सैंपल साइज का टुकड़ा लाने की तैयारी कर चुका है। तो वहीं अब हम अपने सपनों को भी पूरा करने के रास्ते पर निकल चुके हैं। आज दुनिया जिस खबर को चश्मा बदल बदल कर पढ़ रही है, वो खबर ये है कि अब पूरे विश्व में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। IMF की ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नॉमिनल GDP अब $4.187 ट्रिलियन हो गई है। यह आंकड़ा जापान की GDP यानी कि $4.186 ट्रिलियन से बस थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन यही छोटा सा अंतर भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर ले आया। अब भारत से आगे सिर्फ 3 देश हैं। अमेरिका 30.507 ट्रिलियन डॉलर, चीन 19.231 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी 4.744 ट्रिलियन डॉलर। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। 10 साल पहले साल 2015 में भारत की GDP 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी और हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। आज हमने 105% यानी कि 105% की छलांग लगाई है। यानी एक दशक में हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। और ये रफ्तार बताती है कि भारत का आर्थिक रथ अब रुकने वाला नहीं है। और ये सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं, बल्कि भारत की मेहनत, नीतियों और विजन की जीत है। इसे आप कुछ ऐसे उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला है मजबूत नीतिगत सुधार। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जैसे योजनाओं ने भारत को निवेश का हब बनाया। माइक्रॉन, सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, निवेश कर रही हैं। इसके साथ ही GST और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे सुधारों ने कारोबारी माहौल को आसान बना दिया। दूसरा पॉइंट है विशाल उपभोक्ता बाजार। 1.4 अरब की आबादी और आगे बढ़ता मिडिल क्लास भारत को दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाता है। ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल क्रांति ने इस कंजप्शन को बढ़ाया है। तीसरा है
निर्यात में भारत का निर्यात साल 2021-22 में 65,000 करोड़ डॉलर को पार कर गया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर में दुनिया को लीड कर रहे हैं और इसके बाद हमारी ग्रोथ रेट जो 6% से ज्यादा है। IMF के मुताबिक भारत अगले 2 साल तक 6% से ज्यादा की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं जापान की ग्रोथ रेट सिर्फ 0.6% रहने की उम्मीद है, यानी जापान हमसे कोसों पीछे पहुंच सकता है। इसके लिए आप जापान के कुछ चैलेंजेस को भी समझ सकते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था बूढ़ी होती आबादी और वैश्विक व्यापार युद्धों के प्रेशर में है, दबाव में है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और 3.5% की महंगाई दर ने जापान को मुश्किलों में डाल दिया। यहां हम ये भी साफ कर दें कि सिर्फ एक रैंकिंग की बात नहीं है, ये भारत की बदलती हुई तस्वीर है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कहना है कि अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो 2.5 से 3 साल में हम जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. साल 2027 तक भारत की GDP $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन होगी, जो जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, सरकार के साहसिक फैसले और हमारे युवाओं की ऊर्जा की कहानी है। भारत अब वो देश नहीं जो किसी से कर्ज ले, आज भारत वो देश है जो दुनिया को दिशा दिखा रहा है। IMF और S&P ग्लोबल का कहना है कि साल 2030 तक भारत की GDP $7.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है और अगर यही रफ्तार रही तो साल 2032 तक भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। ये सपना अब हकीकत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे। भारत में हमें अपनी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करके रखना है। हमें ध्यान रखना है, भारत जैसे देश में हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी है, हमारी संस्कृति ही हमारे सामर्थ्य को मजबूती देती है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता था, लेकिन अब ये सोच बदल रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा निर्माता भी बनता जा रहा है। मेक इन इंडिया प्लस मेड इन इंडिया से आज अमेरिका में भारतीय मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं, जर्मनी में मेड इन इंडिया डिजिटल गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, चीन के बच्चे अब भारत में बने टेडी बियर से खेल रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता जब हमारे देश आते हैं तो एक अलग ही आश्चर्य में होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक सब्जी बेचने वाली महिला भी आज डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करती है। हम अब भारत में ही बनाते हैं और दुनिया हमारे बनाए हुए सामान का इस्तेमाल करती है, हमसे सीखती है। बहुत कम शब्दों में कहूं तो वी आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग लीडर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। In today's new India, we are not just mere customers, we are manufacturers. और यही वो इंटरनेशनल ग्लोरी है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। और अर्थव्यवस्था का बढ़ना मतलब है कि देश में पैसा बढ़ रहा है और ये पैसा धीरे धीरे आम आदमी की जेब तक पहुंचता है।
अब ग्राफिक्स के जरिए आपको और समझाने की कोशिश करती हूं। साल 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,610 थी, जो कि 2015 के $1,600 से 63%, 63% ज्यादा है। नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट ये कहती है कि 2014 से 24 के बीच भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पहले जहां लोग सस्ते फीचर फोन खरीदते थे, आज भारत में 80 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। ग्रामीण इलाकों में भी लोग अब फ्रिज, टीवी, बाइक खरीद रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और यूपीआई ने छोटे दुकानदारों को भी फायदा पहुंचाया। आपकी जेब में अब पहले से ज्यादा पैसा है और खर्च करने की कैपेसिटी भी। आर्थिक तरक्की का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है और ये पैसा सड़कों, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में भी लगाया जाता है। साल 2014 से 24 के बीच भारत में 1.2 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनी और 12,000 किलोमीटर हाईवे बने। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। 2024 तक 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है। पहले गांव से शहर जाने में घंटों लगते थे आपको, अब एक्सप्रेसवेज ने समय, पैसा दोनों बचाया। अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आपको मिल सकता है। आपके बच्चे अब बेहतर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और गांव में भी बिजली पानी की सुविधा बढ़ रही है। इसके साथ ही भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। यह आर्थिक तरक्की का ही नतीजा है कि भारत अब डिजिटल पेमेंट्स में नंबर 1 है। साल 2024 में भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या थी 131 अरब, जो कि दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। 121 अरब। 1.3 अरब लोगों को आधार और 1.2 अरब को मोबाइल कनेक्शन दिया गया। आपका पड़ोसी जो सब्जी बेचता है अब फोन पे से पेमेंट ले रहा है। गांव की किराने की दुकान से लेकर ऑनलाइन स्टोर तक हर कोई डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहा है। छोटे व्यापारी अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर सामान बेच रहे हैं, जिससे उनकी कमाई बढ़ रही है। अब अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसका असर हमारे आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। भारत अब G20 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। साल 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी ने दुनिया को दिखाया कि हम सिर्फ फॉलोअर नहीं, लीडर हैं। विदेशी निवेश 2024 में $70 अरब तक पहुंच गया। इसका जमीन पर असर कुछ ऐसे दिखेगा कि जब आप विदेश जाते हैं तो भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ेगी। भारतीय ब्रांड्स जैसे कि टाटा, रिलायंस, अदानी अब वैश्विक मंच पर छाए हुए हैं। ये सब आपके लिए, हमारे लिए गर्व की बात है। अब हम आपको पाकिस्तान की सैर पर भी लिए चलते हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था आज 44वीं रैंक पर पहुंची है। यानी भारत जहां चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहीं पाकिस्तान 44वें नंबर पर है। लेकिन वो इस बात से भी खुश है। अब पहली बात तो यह कि पाकिस्तान की रैंकिंग अगर 44 भी रही है तो इसके पीछे की वजह है वो कर्ज जो उसे IMF देता है। लेकिन IMF का पाकिस्तान को दिया गया पैसा क्या वाकई उसकी अर्थव्यवस्था को बचा पाएगा, या फिर आतंकवाद की फैक्ट्री को ही लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा? भारत ने IMF को आगाह किया कि पाकिस्तान पिछले 35 सालों में 28 बार 28 टाइम्स IMF से कर्ज ले चुका है। बीते 5 सालों में ही 4 बार, लेकिन हर बार ये कर्ज अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय सैन्य और आतंकी गतिविधियों में खर्च होता है। साल 2021 की एक UN रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि पाकिस्तान की सेना वहां की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जैसे ढांचों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमाए हुए है। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां की 24 करोड़ जनता में से 42.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान की गरीबी दर
25.3% थी, जो कि अब बढ़कर 42.4% तक जा पहुंची। यानी 1,90,00,000 और लोग गरीबी के दलदल में धंस गए। बलूचिस्तान में 70%, खैबर पख्तूनख्वा में 48%, सिंध में 45% लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी बदतर है, जहां 51% लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों में आंकड़ा 17% है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। 2022 से 24 का आर्थिक संकट, बाढ़, 38% तक पहुंची महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी। रोटी, चावल, दाल जैसी बुनियादी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर है। 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय दक्षिण एशिया में सबसे कम है। तो जहां एक तरफ जनता भूख से मर रही है, वहीं आतंकी संगठनों के सरगनाओं की दौलत आसमान छू रही है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के आका न सिर्फ आतंक फैलाते हैं, बल्कि अरबों की संपत्ति के मालिक भी हैं। इनके फंडिंग के सोर्स हैं हवाला, ड्रग तस्करी, सरकारी पैसा, पाकिस्तानी सेना, ISI का संरक्षण। हाफिज सईद, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का सरगना और जिससे 2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, इसकी संपत्ति का अनुमान $10 मिलियन से ज्यादा है। लाहौर में इसके पास आलीशान बंगले, स्कूल, चैरिटी के नाम पर चलने वाले बिजनेस हैं। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद की जमात उद दावा को ISI से सीधा फंड मिलता है। मसूद अजहर, जो जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया है, इसके पास बहावलपुर में कई मदरसे, ट्रेनिंग कैंप है। इसकी दौलत का अनुमान जानते कितना है? $5 से $7 मिलियन, जो ड्रग तस्करी, विदेशी फंडिंग से आता है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भी ये पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहा है। पाकिस्तान में गरीबी और आतंक का ये दुष्चक्र तब तक नहीं टूटेगा जब तक सेना और आतंकी आकाओं की लूट पर लगाम नहीं लगेगी। जनता भूखी मर रही है, लेकिन आतंकी सरगनाओं के पास अरबों की दौलत है। पाकिस्तान की सेना का नारा है जिहाद फी साबिलिल्लाह, यानी कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद। लेकिन सच्चाई यह है कि जिहाद देश की जनता के खिलाफ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जमीन, कारोबार और यहां तक कि सियासत पर भी सेना का कब्जा है। SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए सेना ने देश की आर्थिक नीतियों को अपने हाथ में ले लिया। ये वही SIFC है जिसके तहत सेना विदेशी निवेश से लेकर खनन और कृषि तक हर क्षेत्र में दखल दे रही है। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और उससे जुड़े संगठन देश की 60% से ज्यादा जमीन और संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जैसे संगठन अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। इनके पास रियल एस्टेट, सीमेंट फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स और यहां तक कि बेकरी और पेट्रोल पंप तक है। अब आप सोचकर देखिए कि क्या सेना का काम देश की रक्षा करना है या फिर बिजनेस चलाना। पाकिस्तान की जीडीपी का 18% हिस्सा रक्षा बजट में जाता है, जो भारत के 13% से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये पैसा जाता कहां है? सेना के आलीशान बंगलों, जनरल्स की लग्जरी गाड़ियां और विदेशी बैंकों में उनके अकाउंट्स में। साल 2024 में कराची स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक सेना से जुड़ी कंपनीज का मार्केट शेयर 30% से ज्यादा है। फौजी फर्टिलाइजर और मरियट होटल्स जैसे ब्रांड्स सीधे सेना के कंट्रोल में हैं। पाकिस्तान के 24 करोड़ जनता में से 42% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। 2025 में महंगाई दर 22% तक पहुंच गई और रोटी, चावल, दाल जैसी चीजें आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई। लेकिन सेना के लिए लाहौर, इस्लामाबाद में गोल्फ कोर्स, लग्जरी हाउसिंग सोसाइटीज और विदेशी छुट्टियां कम नहीं हुई हैं। पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा खेल है आतंकवाद को पनाह देना। ISI और सेना मिलकर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को फंड करते हैं।
साल 2021 की यूएन की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया वो सेना के संरक्षण में चल रहे थे। फिर भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया, जिसका बड़ा हिस्सा सेना के हाथों में ही जाएगा। यानी पाकिस्तान की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ वहां की सेना, आतंकवादियों की इकोनॉमी है। और इस अर्थव्यवस्था का मेन सोर्स भी सिर्फ और सिर्फ कर्ज ही है, वो कर्ज जो उसे विदेशी एजेंसीज देती रही हैं। दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के साथ ही हर उस माइलस्टोन को कवर कर रहा है जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन विकसित भारत का टैग है। ऐसे में ये सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आने वाला समय भारत का है और दुनिया के इस पावर प्ले का अगला चैंपियन भी हिंदुस्तान ही है।